सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज एंड दिस इज़ फॉर ऑल द स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स। ठीक है, दिस इज़ फॉर ऑल द स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम। और आई थिंक ऑब्वियसली बात है, कल हमने जैसे हिस्ट्री का सेशन लिया था और आज हम ज्योग्राफी का सेशन लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी आपके पीसीएस एग्ज़ाम आने वाले हैं सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगेन यू नो माय नेम इज़ डॉक्टर विपिन गोयल। सो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलते हैं। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई एग्जाम पेपर डाउट्स हैं आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आप ऐसे ही ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, जितने भी टॉपिक्स होते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में। प्लस यहाँ पे एग्जाम स्पेसिफिक आपके बहुत सारे स्पेशल फोल्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको एग्जाम से 1 महीना 2 महीने पहले पढ़ के जाने होते हैं। प्लस इसके अंदर यूपी स्टेट की जीके भी है, बिहार जीके एंड एमपी जीके भी मैंने कवर करी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, एनसीईआरटी बेस्ड जो मॉक टेस्ट लेता हूं मैं, क्वेश्चंस बनाता हूं 2021 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। आप इसमें कोड लगा लेना VIP 50, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। जीएस कोर्स की बात करते हैं तो ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें स्टडी करी हैं यहाँ पे। इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट दैट इज studiiq.com। और जैसे ही आप इस चीज़ को ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नजर आता है होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स वी ऑल का बटन। इस बटन को आप दबाएंगे, जीएस कोर्स और 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे परचेज करो, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाओ। क्लियर? चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यस, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन इंडिया। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन इंडिया कौन है ये? ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो टिन का है वो कौन है? टिन का जो सिंबल होता है दैट इज SN, पहली बात तो। और SN क्लियर, ये है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। अगर इंडिया में पूछा है तो छत्तीसगढ़, वर्ल्ड वाइड पूछता है तो वर्ल्ड वाइड है चाइना। वर्ल्ड वाइड चाइना, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया। क्लियर, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर मैं बात करता हूं तो ये आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड्स देखने को आपको यहां पे मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में देखने को हमें मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, यस आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की, तो राजस्थान में आपका लेड मिलता है, ठीक है, यानी कि PB मिलता है, लेड और प्लस जिंक बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। कहाँ पे? दैट इज इन द राजस्थान वाले इलाके में। झारखंड वाला लिखा हुआ है, झारखंड में एक जगह है धनबाद, जिसे हम क्या कहते हैं? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे एक एरिया है जो लैक के लिए बड़ा फेमस है, लैक वहीं पे आपके मिलती है, एंड दैट इज अ खुंती डिस्ट्रिक्ट। खुंती डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, यस खुंती डिस्ट्रिक्ट जो आपका झारखंड के अंतर्गत है, वहां पे आपको लैक वगैरह देखने को मिलता है। यहां पे झारखंड में एक जगह है कोदरमा। कोदरमा, ठीक है, ये बड़ा फेमस है इलाका किस चीज के लिए? माइका के लिए। माइका के लिए बड़ा फेमस इलाका है ये वाला। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? उड़ीसा की अगर मैं बात करता हूं तो उड़ीसा में आपको मिलता है एरिया मैंगनीज के लिए सबसे ज्यादा। मैंगनीज यहां पे देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। और उड़ीसा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? उड़ीसा में चिलिका लेक देखने को आपको मिलती है, जो कि लैगून लेक है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, दैट इज इन द उड़ीसा वाले पार्ट में। एंड छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है आपका। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के लिए, यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल जो है आपके क्या करते हैं? मास नेस्टिंग करते हैं। मास नेस्टिंग करते हैं यहाँ पे, और इस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अरीबदा कहा जाता है। क्लियर? और कहाँ पे? दैट इज ऑन द गाहिर माथा बीच। गाहिर माथा बीच के ऊपर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? याद रखें। सो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ इज द राइट वन। छत्तीसगढ़। चलिए जी अगला आंसर बताइए।
नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये किन मतलब कौन से पर्सन ने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये किसने किया था? दैट इज मेधा पाटकर जी ने। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, सबको पता है, और सरदार सरोवर डैम की जो हाइट है उसको इंक्रीज करने की बात करी गई थी, जिसके कारण जो है मेधा पाटकर जी ने जो है ये आपका प्रॉपर तरीके से ये मतलब आंदोलन किया था। सो नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड विद द मेधा पाटकर। नर्मदा रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट कहां से होती है? अमरकंटक प्लेटू से स्टार्ट होती है। ये प्लेटू है कहां पे? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये क्या करता है? मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर, जबलपुर, वहां पे ये एक मतलब फॉल बनाता है, दैट इज मार्बल फॉल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? धुआंधार फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, धुआंधार फॉल्स। क्लियर? फिर जैसे ही चलती है ये विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में जैसे फ्लो करती है यहां से, तो ये ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है, रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है, और गिर जाती है कहां पे? अरब सागर में गिर जाती है और बनाती है एस्चुरी। जो एस्चुरी बनाने वाली जो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया यानी कि वेस्ट इंडिया में अरब सागर में बनाती हैं, वो 4 नदियां हैं आपकी, नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती। सो ये 4 नदियां क्या बनाती हैं आपकी? दैट इज अ एस्चुरी बनाई जाती है यहां पे। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। मेधा पाटकर इज द राइट वन, मेधा पाटकर। यस, चलिए जी अगला आंसर बताइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका कहां पे देखने को मिलता है? सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका कहां पे देखने को मिलता है? So this is a part of Ladakh first of all, and this is seen in the Karakoram range. So this is seen in the Karakoram range. Answer number 1 is the correct answer. And this is the highest battlefield of the world. मतलब उच्च जगह के ऊपर सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, मतलब जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वॉर वगैरह देखने को मिलती रहती है हमें। सियाचिन ग्लेशियर, यस जी बिल्कुल, आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ था दैट इज इन द सियाचिन ग्लेशियर, एंड दैट ऑपरेशन इज 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। ऑपरेशन मेघदूत वाज इन 1984। यहाँ पे जो मिलिट्री ऑपरेशन का मिलिट्री ऑपरेशन था हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द ग्राउंड के ऊपर, जहाँ पे जो मिलिट्री एक्शन है जिसने इंडियन ट्रूप्स को मतलब एक्सेस प्रोवाइड करी थी आपके सियाचिन ग्लेशियर के लिए, एंड उन्होंने कंट्रोल हासिल किया था यहाँ से। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कराकोरम रेंज इज द राइट वन। सो हेयर इज द सियाचिन ग्लेशियर, द ट्रांस कराकोरम ट्रैक जो है जहाँ पे देखने को हमें मिलता है सियाचिन ग्लेशियर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए जी अगला आंसर बताइए। यस बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाट की सबसे बड़ी हाइट जो है वो कौन सी है? देखिए यहां पे ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। ईस्टर्न घाट ऑब्वियसली बात है, ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हो गया। जो आपका कोस्टल इंडिया है, पेनिसुलर इंडिया है, उसकी ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स आर द ईस्टर्न घाट एंड इधर वेस्टर्न घाट। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। वैसे तो है आपकी जिंदगाड़ा, पहले तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। क्लियर? अगर ये जिंदगाड़ा ऑप्शन में नहीं आता तो आप महेंद्रगिरी टिक करेंगे, ये याद रखना है आपको। क्लियर हो गया? सो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। अनायमुडी की बात करते हैं तो यहां पे आपकी सबसे ऊंची चोटी है इसकी अन्नामलाई, अन्नामलाई। क्लियर? नीलगिरी जो है वो इलाका है जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके मिलते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, इसकी ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? ये याद रखना। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। आंसर नंबर सी। अगर यहाँ पे इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिल्कुल एंड से, तो यहाँ से आपकी जो है बिल्कुल सदर्न मोस्ट कौन सी है? कैप वर्ड याद रखना है आपको। डैट मीन्स कार्डेमम, अन्नामलाई एंड पालनी हिल्स, ये हमें देखने को मिलती हैं बिल्कुल साउथ से नॉर्थ की तरफ। बिल्कुल सदर्न मोस्ट कार्डेमम, उसके बाद अगर ऊपर चलते हैं कार्डेमम, अन्नामलाई एंड पालनी हिल्स देखने को हमें मिलती हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? याद रखने वाला पार्ट है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सो हियर इज अ नंगा पर्वत। सो नंगा पर्वत जो होता है, सो दिस इज द वेस्टर्न एंकर ऑफ द हिमालयाज, यानी कि दिस इज वेस्टर्न एंकर ऑफ द हिमालयाज।
और ऐसे ही ईस्टर्न एंकर कौन सा है यहाँ पे आपका, दैट इज नामचा बारवा, जहां से क्रॉस करती है और आपकी एंटर कर जाती है भारत में अरुणाचल प्रदेश से रिवर, दैट इज आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। यहाँ पे सैडल पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सो ये याद रखना है आपको। एंड गुरु शिखर जो है ये कहाँ की है, अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि देखने को मिलती है हमें राजस्थान में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए जी अगला आंसर बताइए क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो चिपको आंदोलन है ये किस टाइप का मूवमेंट देखने को आपको मिली थी। चिपको आंदोलन जो है ये 1973 में देखने को हमें मिला था। और अकॉर्डिंग टू द रामचंद्र गुहा जो लेखक हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था कि ट्रीज काटे जा रहे थे, और वो ट्रीज कौन कौन से थे, ओक का ट्री और इट्स रोडोडेंड्रॉन, ये ट्रीज काटे जा रहे थे, जिसके कारण जो गांव की महिलाएं थी, जो गांव के लोग थे, उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था। द रीजन बीइंग, क्योंकि जो इकोनॉमी है हमारी, दैट इज इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी जो है वो आपकी क्या है, इकोलॉजी जो है परमानेंट इकोनॉमी है। ये स्लोगन जो है आपके देखने को हमें यहाँ पे मिले थे, और ये स्लोगन जो दिया था, इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी, दैट इज गिवन बाय द सुंदरलाल बहुगाना, क्लियर। और ये चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था इन ट्रीज को बचाने के लिए 1973 में। उस टाइम पे यूपी स्टेट था, और अभी इस जगह के ऊपर जहां पे ये स्टार्ट हुआ था, दैट वाज उत्तराखंड वाला पार्ट, क्लियर। सो नाउ इज इन उत्तराखंड। सो अगर आपसे पेपर में पूछा कि कहाँ पे हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था, और ये बातें यहाँ पे बोली गई थी। एंड दिस इज ए मूवमेंट, क्लियर। ये मूवमेंट क्या थी, सो ये मूवमेंट ट्राइबल थी या कास्ट थी या पॉलिटिकल थी या फेमिनिस्ट थी, ये एक विमेन मूवमेंट थी। गाँव की महिलाओं ने जो है आपकी ये मूवमेंट्स करी थी, नारीवादी आंदोलन था। और ये नारी मतलब लड़कियां जो हैं, मतलब लेडीज जो हैं, उनको हक कर रही थी ट्रीज को, जिससे वो ट्रीज को ना काटें, और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है करी गई थी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया आप लोगों को। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। फेमिनिस्ट मूवमेंट थी ये, फेमिनिस्ट मूवमेंट, हियर इज द फेमिनिस्ट मूवमेंट, दैट इज चिपको आंदोलन। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लिया है वैसे तो, ठीक है। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, बस इसको टिक करेंगे हम, दैट इज सियाचिन। सियाचिन इज द करेक्ट आंसर। गंगोत्री की बात करते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर अलकनंदा एंड भागीरथी आगे मिलते हैं देवप्रयाग में, वहां से स्टार्ट होती है आपकी गंगा रिवर। बाकी करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, सियाचिन ग्लेशियर, दैट्स इट। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। लार्जेस्ट विंड फार्म जो है आपका कहां पे है, यस इसको हम क्या कहते हैं, मुपंडल विंड फार्म कहा जाता है, मुपंडल विंड फार्म उसको हम कहते हैं। एंड दैट इज लोकेटेड इन द तमिलनाडु। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु में हमें देखने को हमें मिलता है, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर 1। तमिलनाडु में एक जगह है जिसे हम क्या कहते हैं, मदुरई। मदुरई जो है उसे हम क्या कहते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। और अगर हिस्ट्री की बात करें, मदुरई संगम एज जहां पे हुई थी, पहली और तीसरी संगम हुई थी, वो देखने को मिलती है, जहां पे तमिल पोइट्स आके मिलते थे। मदुरई वही इलाका है जहां से गांधी जी ने शर्ट पहनना बंद कर दिया था, यानी कि हाफ नेकेड जिसे हम कहते हैं, सिर्फ धोती पहनी, मतलब धोती पे ही रहते, डेट वाज मदुरई वाला इलाका। तमिलनाडु में आपको पता है, तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्टेट इसके यहाँ पे साथ में पढ़ते हैं, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट की बात करें, तमिलनाडु का जो कोस्ट है दैट इज कोरोमंडल कोस्ट। इंडिया में अभी मानसून चल रहा है, मानसून स्टार्ट हो चुका है, और आपकी मतलब स्टार्ट होने वाला है, जहाँ हो चुका है, थोड़ी बहुत इनिशिएशन हो गई है। साउथ वेस्ट मानसून सभी जगह के ऊपर बारिश करती है हमारे इंडिया में, लेकिन एक जगह को छोड़ देती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट को। और इस कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है, रिट्रीटिंग मानसून के कारण ये बारिश देखने को हमें मिलती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर हो गया आप लोगों को। और तमिलनाडु में डांस फॉर्म है आपकी भारतनाट्यम, ये भी आपको याद रखना है, और क्लासिकल डांस फॉर्म है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है आपका,
ठीक है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है। कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है। गोदावरी रिवर नासिक में डेट इज त्रिंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है और दोनों मिलते हैं आंध्र प्रदेश में और इनके बीच में एक लेक चलती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेरू लेक कहा जाता है। कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुन सागर डैम है, श्रीशैलम डैम है, अलमट्टी डैम देखने को हमें मिलता है, डेट इज ऑन द कृष्णा रिवर। विजय छोड़ो, और गोदावरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पोलावरम प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में, कालेश्वरम प्रोजेक्ट है आपका तेलंगाना में देखने को मिलता है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है आपका, जो कि आपका एशियाटिक लाइन्स के लिए बड़ा फेमस पार्क है। एशियाटिक लाइन एशियाई शेरों के लिए बड़ा फेमस है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है, गुजरात में गरबा है, गरबा इज नॉट द क्लासिकल डांस फॉर्म। ऐसे ही महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के हेडक्वार्टर हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर हैं, तो दोबा आपका यहाँ पे नेशनल पार्क देखने को मिलता है, बड़ा फेमस है ये। और उसके अलावा तारापुर जो पहला एटॉमिक पावर स्टेशन था वो यहाँ पे हमें देखने को मिला था। सो आंसर नंबर 1 दैट इज आपका तमिलनाडु इज द करेक्ट वन, तमिलनाडु। यस, चलिए जी अगला आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शरावती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपका कहां पे है? शरावती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शरावती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब शरावती रिवर के ऊपर हो गया। तो ये शरावती रिवर जो है ये कहां पे चलती है? सो दिस इज इन द कर्नाटक। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी। कर्नाटक में शरावती रिवर के ऊपर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो है ही है, शरावती रिवर के ऊपर फॉल भी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जोग फॉल, क्लियर, और गरसोपा फॉल। इस रिवर के ऊपर ये फॉल बनते हैं। और एक है आपके, इसको और क्या कहते हैं हम? महात्मा गांधी फॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कर्नाटक में एक और फॉल है जिसे हम क्या कहते हैं? कुंचिकल फॉल। और ये रिवर कौन सी रिवर के ऊपर है? रिवर वाराही के ऊपर देखने को हमें मिलते हैं। एंड कर्नाटक में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो है चलती है, यहां से स्टार्ट होती है, ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है, यहां से ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है और कावेरी डेल्टा बनता है। लेकिन कावेरी वाटर डिस्प्यूट पेपर में बहुत पूछा जाता है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट कौन कौन से राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिलेगा? सो ये रिवर वाटर शेयरिंग के लिए होता है कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में देखने को हमें मिलता है। सो दिस इज द वाटर डिस्प्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, याद रखना। केरल की अगर मैं बात करता हूं तो केरल को हम स्पाइस सिटी के नाम से जानते हैं, स्पाइस सिटी, क्लियर। और केरल में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, वेम्बनाड लेक है, दैट इज अष्टमुदी और शष्टम कोटा। सो दीज आर द आपकी रामसर साइट्स जो हैं केरल में देखने को मिलती हैं। केरल में नेचुरल रबड़ देखने को हमें मिलेगी। नेचुरल रबड़ हमेशा लेटेक्स ऑफ द प्लांट से बनाई जाती है। नेचुरल रबड़ में अगर हम सल्फर डाल दें तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और केरल में एक सैंड है जिसे हम क्या कहते हैं? मोनाजाइट सैंड, वहां से हमें देखने को मिलता है थोरियम, ये याद रखना है, क्लियर। और थोरियम की जो ओर है वो कौन सी है? पिच ब्लेंड। थोरियम की ओर कौन सी है? पिच ब्लेंड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पिच ब्लेंड और किसकी है? दैट इज यूरेनियम की। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम इंडिया में कहां पे मिलता है? जादूगोड़ा माइंस ऑफ झारखंड में देखने को हमें मिलता है यहां पे। और यूरेनियम वर्ल्ड वाइड कहां पे मिलता है? कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड यूरेनियम डेटिंग हम करते हैं, यूरेनियम डेटिंग कहां पे करी जाती, किस चीज के लिए करी जाती है? रॉक्स की एज को फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, क्लियर। ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना था, जो कि यूनेस्को का प्रोग्राम है। अदरवाइज पन्ना माइंस भी हैं यहाँ पे, पन्ना माइंस, जो कि किसके लिए फेमस है? आपकी डायमंड के लिए फेमस है। एंड डायमंड सिटी किसे कहते हैं? सूरत को। सूरत किस शहर के, किस रिवर के किनारे पे है? ताप्ती रिवर के किनारे पे है। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्लियर, ये याद रखना है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? दैट इज कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं हमारे? 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं, क्लियर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। यस, क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इनमें से ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पे सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को हमें मिलती है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलती है। एंड दैट यूनियन टेरिटरी पूछा है। पहली बात तो अगर स्टेट की बात पूछे तो केरल में आती है। अगर यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज इन द पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन।
पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। और सबसे कम कहां पे है? दमन एंड दीव में देखने को मिलती है सबसे कम, दैट इज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इसका आंसर क्या बनने वाला है आपका? यस, आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप की अगर मैं बात करता हूं तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारती, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और दूसरी बात यहां पे ये है कि लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, यहां पे आपको जो है कोरल्स देखने को मिलते हैं। सो कोरल्स जो है हमें मिलते हैं लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार में एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को हमें मिलते हैं। और कोरल्स की अगर मैं बात करता हूं तो कोरल्स जो है आपको दैट इज इन द ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ देखने को हमें मिलता है, दैट इज इन द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी साइड के ऊपर? ईस्टर्न साइड के ऊपर, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। और उस जगह का नाम क्या है? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में हमें देखने को मिलता है, दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर नंबर बी, पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर, पुडुचेरी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। हमारे इंडिया में जब हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीजें मंगाते हैं, तो इनमें से करंट लिस्ट में जो इंपोर्ट मंगाया जाता है आपका सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट पे कौन सा आता है? इंपोर्ट में टॉप लिस्ट के ऊपर कौन सी स्टेट देखने को मिलती है, मतलब सॉरी कौन सी कमोडिटी देखने को मिलती है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा हम मंगाते हैं? सो अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा हम मंगाते हैं क्रूड पेट्रोलियम। क्लियर? फिर उसके बाद मंगाया जाता है गोल्ड। क्लियर? और फिर उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी आपके होते हैं। समझ आया? सो सबसे ज्यादा हम इसमें क्या मंगाते हैं? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या टिक करेंगे हम? यस, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम टिक करेंगे, दैट इज क्रूड पेट्रोलियम। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको याद होगा, अगर हम साइंस की बात करते हैं क्रूड पेट्रोलियम की, तो उसको आप छानते हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, जिससे पेट्रोल, डीजल, कार्बन सब कुछ अलग अलग निकाला जाता है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं अगर पेट्रोल, डीजल वगैरह सब अलग अलग निकालें तो। गोल्ड और प्लैटिनम को शुद्ध करने के लिए एक आपका सॉल्यूशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया जिसमें आपका 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट HNO3 का देखने को हमें मिलता है। सो ये आपका सॉल्यूशन होता है एक्वा रेगिया, जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम को हम शुद्ध कर सकते हैं। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, गोल्ड इज द हाईएस्ट मेलेबल मेटल एंड और सबसे ज्यादा डक्टाइल भी है ये। इसको शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज द राइट वन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्लियर? सॉरी, क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम यहां पे है, देन गोल्ड है, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये याद रखना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नमामि गंगे प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन है ये। यस, नमामि गंगा प्रोग्राम जिसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें गंगा रिवर को आपने पोल्यूशन फ्री बनाना है। दूसरा बात यहां पे ये आती है कि रिवर गंगा का रिजुविनेशन करना है, यानी कि उनको क्लीन करके दोबारा से उसी चीज के ऊपर लेके वापस आना है। और ये प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, जिसमें इनका जो मेन एम है, वो मेन एम क्या है? दैट इज अगेन दिस इज लिंक विद द नेशनल मिशन फॉर द क्लीनिंग गंगा। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, ये आपका सेंट्रली फंडेड जो है प्रोग्राम देखने को मिलता है, जहां पे हम स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे और गंगा रिवर को शुद्ध करने की बात करी जाएगी। और अगर गंगा रिवर को शुद्ध करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता भी जो है आपकी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगी। पब्लिक अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे ताकि गंदमंद जो भी है वो हम गंगा रिवर के अंदर ना फेंकें। और इंडस्ट्री से जो भी अगेन वेस्ट मटेरियल आता है, बेकार मटेरियल आता है जो हमारे पानी को गंदा करता है, उससे भी हमें बचाने की बात करी गई है यहाँ पे। सो ये सब चीजें करी गई हैं गंगा को क्लीन करने के लिए। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नमामि गंगे प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग द रिवर एंड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड द क्लीनर गंगा, मतलब गंगा को शुद्ध करने के लिए किया गया है। यस, और एक चीज आपको बताता हूं, गंगा रिवर के अंदर हमारा एक क्या, हमारा जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल रहता है। वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? दैट इज कॉल्ड गंजेटिक डॉल्फिन। जो गंजेटिक डॉल्फिन है, सो दिस इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, और इसका नाम क्या है? दैट इज प्लैटानिस्टा गंजेटिका। इसका मतलब साइंटिफिक नेम प्लैटानिस्टा गंजेटिका। सो दिस इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये भी आपको याद रख लेना है। क्लियर? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द मून एंड द अर्थ इज,
जो रेशो है मून और अर्थ की वो क्या है? देखिए अर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो अर्थ जो है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका, क्लियर, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और अर्थ जो है इसे हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और मैंने हमेशा आपको बताया कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द वाटर क्यों आता है? द रीजन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्लियर। और जो मून है, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और मून जो है अर्थ का 27% है। 27% का मतलब क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली 1/4। तो ऑब्वियसली बात है डायमीटर कितने हो जाएंगे? 1/4 हो जाएगा आपका। दैट मीन्स आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, यस, आंसर नंबर सी। मून की जो लाइट है आपकी कितने टाइम में पहुंच जाती है? 1.3 सेकेंड में पहुंच जाती है धरती के ऊपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर कि मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है। किससे? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन से। यही ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज मोर देन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। अगर, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल मतलब खींचना, वो धरती को जल्दी खींच लेता है। वो क्यों खींच लेता है? क्योंकि धरती के बहुत ज्यादा नजदीक है। इसीलिए जब ग्रेविटेशन पुल जो है मून का ज्यादा खींचेगा तो जो टाइड्स आती है ना, अब एक चीज देखो, ये कोई चीज है, मतलब धरती लगा लो, अब ये मून है, मून इसको पकड़ के खींच रहा है। तो जब भी हम कोई ग्लास पकड़ लो, इसको पकड़ के जोर से खींचोगे तो पानी उछल के आएगा। जब भी वो ग्रेविटेशन पुल खींचेगा, यानी कि मून खींचेगा उसको, जो टाइड्स आएंगी, जो लहरें आती हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ के आएंगी। एंड उस चीज को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड्स के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, जैसे मून की लाइट 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है, ऐसे ही सन की लाइट जो है कितने टाइम में पहुंच जाती है? 498 सेकंड में पहुंच जाती है धरती के ऊपर। दैट मींस 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंच जाती है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, यस, आंसर नंबर सी। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, जो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा वेट धरती के ऊपर 120 किलो है, क्लियर, धरती के ऊपर वेट कितना है हमारा? 120 किलो। तो मून के ऊपर वेट कितना हो जाएगा? मून के ऊपर वेट का मतलब क्या होगा? वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, क्लियर। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे धरती के ऊपर हो चाहे मून के ऊपर हो। तो अब मून के ऊपर ग्रेविटी कितनी होती है? 1/6। तो इसका 1/6 हो जाएगा। दैट मीन्स मून के ऊपर हमारा वेट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 20 किलो वेट रह जाएगा वहां पे। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लेता कि अच्छा ये बताओ, जो मून के ऊपर धरती के ऊपर हमारा मास जो है वो 120 kg है, तो अगर हम मून के ऊपर चले जाएंगे तो मास कितना रहेगा? तो सेम मास रहेगा, दैट इज 120 ही रहेगा। ये याद रखना। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। दक्षिण गंगा, जिसे हम साउथ इंडिया की जो है दक्षिण गंगा कहते हैं, गंगा ऑफ द साउथ, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया। यहां पे देखिए लार्जेस्ट रिवर भी बोल दिया उसने साउथ इंडिया की, तो वो कौन सी है? सो वो है आपकी रिवर गोदावरी। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1465 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। त्रिंबकेश्वर नासिक से स्टार्ट होती है, त्रिंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है ये। अगेन गोदावरी के अंदर जैसे पेनगंगा, वैनगंगा, प्रणहिता, ये बहुत सारी जो है ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं जो अपना पानी जो है गोदावरी रिवर के अंदर भेज देती हैं। और गोदावरी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी का नाम है प्रणहिता, क्लियर, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और गोदावरी मैंने आपको बता ही दिया था, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है आपका आंध्र प्रदेश में जाके, और वहां पे गोदावरी रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट भी हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट है आपका आंध्र प्रदेश में, कालेश्वरम प्रोजेक्ट है आपका तेलंगाना में। कावेरी रिवर मैंने आपको बता दिया था, ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है। रिवर वाटर डिस्प्यूट आपको मैंने बता दिया इसका। महानदी रिवर स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ से, और उड़ीसा में इसके ऊपर जो है आपका एक डैम है जिसे हम क्या कहते हैं? हीराकुड डैम। हीराकुड डैम देखने को हमें मिलता है। वन मोर पार्ट इज देयर कि जो वर्ड है डैम्स, जो डैम्स हैं दे आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। दे आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये किसने बोला था? दे आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, दैट इज बाय द जवाहरलाल नेहरू जी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर, याद रखें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या होता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, सैटरडे को हमारी क्लास होने वाली है और ये लंबी क्लास होगी, बहुत लंबी क्लास होगी, और इसके अंदर मैं बेस्ट 200 क्वेश्चन कराने वाला हूं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और बेस्ट 200 क्लास होगी 6:30 PM को स्टार्ट हो जाएगी, और एंड कब होगी मुझे नहीं पता, 4 घंटे भी हो सकते हैं, 5 घंटे भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, सैटरडे की क्लास होगी, बेस्ट 200 की 6:30 PM को होगी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन,
इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? जब डे एंड नाइट जो है आपके इक्वल हो जाएं। ये डे एंड नाइट इक्वल कब होंगे? जब सन की किरणें जो होंगी वो इक्वेटर के ऊपर पड़ेंगी। इक्वेटर का मतलब क्या है? दैट इज ग्रेट सर्कल। इक्वेटर का मतलब है ग्रेट सर्कल, दैट मीन्स 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जो है किरणें पड़ेंगी। तो ये ध्यान रखना, क्लियर। 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जो किरणें पड़ेंगी तो दैट इज कॉल्ड आपका, मतलब दिन और रात बराबर हो जाएंगे वहां पे। अब जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है, वर्नल इक्विनॉक्स ये कौन सी डेट को लगता है, ये कौन सी डेट को देखने को मिलता है? सो दिस इज ऑन द 21 ऑफ मार्च। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 21 मार्च को जब सन की किरणें इक्विनॉक्स के ऊपर, सॉरी इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं तो दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो 21 मार्च को होता है ये वर्नल इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को होता है आपका ऑटम इक्विनॉक्स, क्लियर, जिन्हें हम ऑटम भी कह देते हैं, और प्लस जो है आपका, यस बताइए, ऑटम इक्विनॉक्स भी कह देते हैं, और क्या कहते हैं इसको? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। वेरी गुड, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर मैंने यहां पे डाला, हाँ यस पता है, यहां पे लिखा हुआ है सितंबर इक्विनॉक्स हो गया, ये वाली बात बता दी मैंने आपको। मार्च इक्विनॉक्स की बात मैंने आपको बता दी। 21 मार्च को हो गया आपका वर्नल, और सितंबर वाला हो गया दैट इज स्प्रिंग, क्लियर। अब जून सॉल्स्टाइस लिखा हुआ है जब सन की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर पड़ती हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में लगता है आपका क्या? समर सॉल्स्टाइस। गर्मी वाला दिन होता है इस दिन, सबसे लंबा दिन होता है, गर्मी वाला दिन होता है, और रात शॉर्ट रह जाती है, और ये दिन होता है 21 जून का नदर्न हेमिस्फीयर में। तो सेम विद द, अगर हम बात करें नदर्न हेमिस्फीयर में, जब सन की किरणें कैप्रिकॉन के ऊपर, जाने के आपकी जो है कैप्रिकॉन के ऊपर जब सन की किरणें पड़ती हैं, मकर रेखा के ऊपर पड़ती हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर सॉल्स्टाइस लगता है, और दिसंबर सॉल्स्टाइस मतलब विंटर, मतलब उस टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है, और विंटर सॉल्स्टाइस लगता है, और ये दिन होता है 22 दिसंबर का, क्योंकि सन की किरणें कब कहाँ पे पड़ रही हैं? कैप्रिकॉन में पड़ रही हैं, और इट मीन सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, जिसके कारण जो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग हैं क्रिसमस गर्मियों में मनाते हैं, हम सर्दियों में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैप्रिकॉन से बिल्कुल सेंटर से होकर निकलती है आपकी, अगेन ऑस्ट्रेलिया से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दैट मीन्स सन की किरणें वहां पे पड़ रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाले लोग गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं। और नदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे हम लोग हैं नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो इट मीन्स हम क्या करते हैं? सर्दियों में सेलिब्रेट करते हैं। ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। द खेतरी प्रोजेक्ट, यस, द खेतरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर। खेतरी प्रोजेक्ट जो है राजस्थान के अंतर्गत फेमस है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में देखने को हमें मिलता है ये, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, एंड दिस इज फेमस फॉर द कॉपर। दिस इज फेमस फॉर द कॉपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। कॉपर के लिए फेमस है, और कॉपर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चालकोलिथिक एज में हमने इसको ढूंढा था। और कॉपर की बात करें, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर महंगा है, इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। जिंक की बात करें तो जिंक के लिए यहां पे माइंस हैं, दैट इज जवार माइंस, राजस्थान में उदयपुर में देखने को हमें मिलती हैं, दैट इज द जिंक माइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम की और कौन कौन सी हैं? बॉक्साइट हैं और कोरंडम हैं। और अर्थ क्रस्ट में धरती के अंदर अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, और उसके बाद आपका कैल्शियम, क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलता है, तो मेटल मिलता है आपका एल्यूमिनियम। ये याद रखें, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मेटल ज्यादा देखने को मिलता है यहां पे, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है? आपका उड़ीसा में और आपका आंध्र प्रदेश में देखने को हमें मिलता है। स्टील की बात करता हूं मैं, तो स्टील प्लांट बहुत सारे स्टार्ट किए गए थे हमारे इंडिया में, सेकंड 5 ईयर प्लान में भी स्टार्ट किए गए थे। सेकंड 5 ईयर प्लान जो चला था 1956 से 61 में चला था, क्लियर। उस टाइम पे आपका भिलाई में स्टार्ट किया गया था, भिलाई दैट इज इन द छत्तीसगढ़, क्लियर। और उसके बाद दुर्गापुर में भी स्टार्ट किया गया था आपका, दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल में, और एक था राउरकेला। राउरकेला कहां पे है? दैट इज इन द उड़ीसा।
अब बात करते हैं कहां कहां पे। भिलाई में स्टार्ट हुआ था यूएसएसआर की मदद से, दुर्गापुर में स्टार्ट हुआ था यूके की मदद से, राउरकेला में स्टार्ट हुआ था वेस्ट जर्मनी की मदद से स्टार्ट किया गया था ये आयरन एंड स्टील प्लांट। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वहां उसके हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंतर्गत देखने को हमें मिलते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है 1973 में स्टैब्लिश करी गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मिशन प्रबोधिया, मिशन प्रबोधिया का मतलब क्या है, अगेन स्टील प्रोडक्शन को हमने ज्यादा करना है, 300 मिलियन टन तक हम जो है स्टील की प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए मिशन प्रबोधिया सेटअप किया गया था। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वाइजैग आयरन एंड स्टील प्लांट जो है आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। सलेम जो है आपका आयरन एंड स्टील प्लांट दैट इज इन द तमिलनाडु, क्लियर। विजयनगर वाला जो है कर्नाटक में देखने को मिलता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी। इनमें से कौन सा करंट है जो है आपका वो करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा करंट जो है आपका करेक्टली मैच नहीं है, नॉट पूछा है यहां पे। देखिए अगेन दिस इज अ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन और ये स्टैटिक क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पे देखिए बेंगुइला करंट, बेंगुइला करंट जो है साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और उसके बाद है इमिंगर, इमिंगर करंट, दिस इज इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये नहीं बनेगा। नॉर्थ पैसिफिक में ना होके ये नॉर्थ अटलांटिक में देखने को हमें मिलता है, नॉर्थ अटलांटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, याद करने वाला क्वेश्चन है। जैसे मैक्सिमम इन क्वेश्चंस की रिवीजन आप करेंगे तभी जाके ये चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी, जब आप मैक्सिमम रिवीजन करेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन। पेरू करंट जो है आपका साउथ पैसिफिक में है, मोजाम्बिक करंट जो है आपका इंडियन ओशन में है, ये सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट द करेक्टली मैच, आंसर नंबर बी, क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। किम्बरले प्लेटू जो किस कंट्री में देखने को आपको मिलता है, किम्बरले प्लेटू जो है आपको किस कंट्री में देखने को हमें मिलता है, यस बताइए। तो दिस प्लेटू इज सीन इन विच कंट्री, सो किम्बरले प्लेटू जो है आपको किस कंट्री में देखने को मिलता है, सो दिस इज सीन इन द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया के किस साइड के ऊपर, वेस्टर्न साइड के ऊपर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। आपको ऑस्ट्रेलिया तो याद करना ही करना है, साथ में ये वेस्टर्न ईस्टर्न भी याद करना है कि पश्चिमी हिस्से में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगर हम बात करें ईस्टर्न हिस्से में यानी कि पूर्वी हिस्से में, सो वहां पे हमें देखने को मिलते हैं कोरल्स, और वो सबसे बड़ा कोरल देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। इस नाम से जानते हो आप लोग, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड के ऊपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ग्रेट बैरियर रीफ एक्चुअली देखने को मिलता है हमें क्वींसलैंड में। कहां पे, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ईस्टर्न साइड के ऊपर। और वेस्टर्न साइड के ऊपर क्या है, किम्बरले प्लेटू। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, किम्बरले प्लेटू। एक चीज आपको और मैं बताना चाहूंगा, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के सेंटर से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जाने के आपकी मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री साउथ में आती है, और ये निकलती है आपकी दैट इज इन द ऑस्ट्रेलिया। जब भी सन की किरणें कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती हैं, सन की किरणें कैप्रिकॉर्न के ऊपर कब पड़ती हैं, 22 दिसंबर के आसपास, क्लियर, 22 दिसंबर के आसपास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन की लाइट पड़ती है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में क्या आएगी, गर्मी आएगी, क्योंकि सन की किरणें वहां पे पड़ रही हैं। और ऐसे ही हमारे इंडिया में जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया कहां पे है, सदर्न दक्षिण वाले हिस्से में है, और इंडिया क्या है, उत्तर वाले हिस्से में है। तो इट मीन्स जो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग हैं, ये जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो कब सेलिब्रेट करते हैं, गर्मियों में। और हम कब सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं सर्दियों में। द रीजन वाई कि ये गर्मियों में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से पास करती है, और अगेन यहाँ पे जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है, और यहाँ पे अगेन जो है ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, गर्मी वाला दिन देखने को मिलता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिण गोलार्ध में, ये 22 दिसंबर जो होता है सबसे गर्मी वाला दिन देखने को आपको मिलता है। ऑस्ट्रेलिया से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है। ऑस्ट्रेलिया जो है आपके
जो है जैसे जो अपना कंगारूज, जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया वाले पीपल्स को कहते हैं और कीवीज कहते हैं हम न्यूजीलैंड वाले इलाके को। अब यहाँ पे जो मतलब फायर लगती रहती है, जंगलों में आग लगती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड बुश फायर, ये याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया में जो हवा बहती है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में उसको हम क्या कहते हैं, विली विली के नाम से भी जाना जाता है, विली विली के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगर ये फैक्ट आपको क्लियर है तब आपको पता लगता चला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन डेजर्ट देखने को आपको मिलता है और दैट्स इट। क्लियर? ये याद रखना। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रिया वर्ड जो है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। और वियना किसके हेडक्वार्टर हैं? हमारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर हैं हमारे ऑस्ट्रिया, दैट इज वियना। और इंडिया में हमारा एटॉमिक एनर्जी जो मतलब हेड हैं डिपार्टमेंट के, वो कौन है? हमेशा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होते हैं एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया के। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। कीनिया की अगर मैं बात करता हूं, कीनिया नैरोबी कीनिया, यहाँ पे आपके हेडक्वार्टर हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर हैं, याद रखें। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? डी। ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया? यस, विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट ये देखने को आपको मिलते हैं। यस, बिल्कुल सही। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। सो यहाँ पे देखिए जी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड हियर इज द किम्बरले एंड दिस इज द क्वींसलैंड एंड दिस इज इन द ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। टर्की जो लोकेटेड है वो कहाँ पे लोकेटेड है? टर्की जो है ये कहाँ पे है? तुर्क और टर्की। टर्की की कैपिटल क्या है? यस, अंकारा। कैपिटल क्या है इसकी? अंकारा। ठीक है, और करेंसी क्या है इसकी? लीरा। ये तो सबको पता है, कैपिटल इज अंकारा, करेंसी इज लीरा। नाउ द क्वेश्चन इज टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, कहां पे लोकेटेड है इनमें से? सो ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सीज, ये वो सब चीजें क्या है इसका आंसर? सो आंसर इसमें बनेगा ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में देखने को हमें मिलती है, दैट इज आपका टर्की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। सो देख लेते हैं। सो हियर इज द टर्की। क्लियर? टर्की इज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में देखने को मिलती है हमें टर्की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? और यहां से मेडिटेरेनियन सी से जो इंडिया वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे इधर चला जाएगा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया वाले पार्ट से यहां से उठ के हवाएं आती हैं आपकी, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं जो कि उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में हमारे सर्दियों में, विंटर्स में क्या लेते आती हैं? रेनफॉल लेके आती हैं, जो कि हमारी रबी क्रॉप की फसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो चलती कहाँ से हैं? मेडिटेरेनियन सी से चलती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है सुएज कैनाल और जो है मेडिटेरेनियन सी। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, रेड सी, लाल सागर और आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ये जुड़ा होता है आपका किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है सुएज कैनाल से। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एंड सुएज कैनाल जो है वो आपकी मैन मेड कैनाल है। सुएज कैनाल जो है आपकी मैन मेड कैनाल है। सो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। डेड सी जो है आपका सॉल्टिएस्ट है, मतलब नमक वाला है, और आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में है टर्की। चलिए जी अगला आंसर बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है, कौन सा जो है पनामा कैनाल को सेपरेट करता है? पनामा कैनाल किस कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है? पनामा कैनाल जो है ये भी एक आपकी मैन मेड कैनाल है। जैसे आपका सुएज कैनाल थी ना, सुएज कैनाल बिटवीन द रेड सी एंड द ब्लैक सी, सॉरी रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। पनामा कैनाल जो है ये भी मैन मेड कैनाल है एंड दिस इज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में हमें देखने को मिलती है। यस, बिल्कुल सही। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? C is the correct answer. Answer number C. Clear? So here is the Panama, Gulf of Panama, North Sea and North Pacific and North America and South America, ये भी आप कह सकते हो। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सॉइल वाटर स्ट्रेस को मापता है? सॉइल वाटर स्ट्रेस को मापता है, कौन सा इनमें से इंस्ट्रूमेंट है वो? यस बताइए। यस, कौन सा ऐसा जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है? सो वो है आपका, दैट इज
टेंशनोमीटर। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी, टेंशनोमीटर। सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पीडोलॉजी। पीडोलॉजी और पेडागोजी में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पेडागोजी होता है पढ़ाने का तरीका, पीडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सॉइल। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अब बात यह है कि इसमें वाटर स्ट्रेस को मेजर करने के लिए टेंशनोमीटर देखने को मिलता है। आंसर नंबर डी। पायरोमीटर जो होता है ये सन का टेम्परेचर मापने के लिए एक यंत्र है आपका, सन टेम्परेचर मापने के लिए, क्लियर। साइक्रोमीटर जो होता है हवा के अंतर्गत ह्यूमिडिटी को मेजर करने में मदद करता है। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? हवा में कितनी नमी है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, क्लियर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करते हैं, आपको मैंने बताया था ह्यूमिडिटी के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ये याद रखना। फोटोमीटर का मतलब, फोटो मतलब लाइट, तो ये क्या करता है? लाइट की इंटेंसिटी को मापता है, लाइट की इंटेंसिटी को मापने वाला यंत्र है ये। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आपका टेंशनोमीटर। क्लियर हो गया आप लोगों को? सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द अनाईमुड़ी पीक लोकेटेड? अनाईमुड़ी पीक जो है आपकी कहां पे देखने को मिलती है? यस, अनाईमुड़ी पीक जो है आपकी कहां पे देखने को मिलती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इन द केरल। केरल में हमें देखने को मिलती है अनाईमुड़ी पीक, एंड दिस इज इन बिटवीन द अन्नामलाई एंड कार्डेमम हिल्स। अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स के बीच में आती है आपकी, डेट इज अनाईमुड़ी। So where it is located? So this is located in the सह्याद्रीज, क्लियर। आंसर नंबर ए, सह्याद्री वही पार्ट है जिसे हम और क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी घाट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगेन मैंने हमेशा आपको समझाया हुआ है क्या, कि जब भी हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी 3 हिल्स हैं, उसको याद कैसे करना है? आपको कैप नाम से याद करना है। दैट मीन्स कार्डेमम, अन्नामलाई एंड पालनी हिल्स, क्लियर। ये याद रखना। अगर आपसे पूछा कि सदर्न से, दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ लगाइए, तो कार्डेमम पहले, सबसे दक्षिण वाली कार्डेमम, देन जो है आपकी अन्नामलाई, देन पालनी। तो यहाँ पे जो अनाईमुड़ी है, सो वो है अन्नामलाई और कार्डेमम के बीच में, केरल में देखने को मिलती है। सपोज करो कि यहाँ पे, क्लियर। सो ये है आपकी, डेट इज अनाईमुड़ी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो दिस इज लोकेटेड इन द सह्याद्री एंड दिस इज द वेस्टर्न घाट वाला पार्ट, क्लियर। जिसमें आपका जो है कर्नाटक वाला पार्ट, क्लियर, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, गोवा और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये वाले पार्ट आते हैं आपके, डेट इज इन द वेस्टर्न घाट, क्लियर। और वेस्टर्न घाट में आपको मैंने बताया हुआ है सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ से, ऐसे, डेट इज द साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है। हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है मैक्सिमम, और वो आपकी वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो क्योंकि ये वेस्टर्न घाट क्या है? पर्वत है ना, माउंटेन्स वगैरह हैं, माउंटेन से जो टकरा के बारिश होती है उसे हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल। अगर आपसे पूछा कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कौन सी होती है, तो आप कहेंगे ओरोग्राफी। कैसे होती है? माउंटेन से टकरा के। कौन सी मानसून होती है? साउथ वेस्ट मानसून होती है। ये सब याद रखना आपका, क्लियर। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट जो है आपकी, ये है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिंदगाड़ा, क्लियर, एंड दिस इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर ऑप्शन में जिंदगाड़ा नहीं आता तो आपको आएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज इन द उड़ीसा। महेंद्रगिरी इज इन द उड़ीसा वाला पार्ट, क्लियर। ये याद रखना। समझ आ गया आप लोगों को? यस, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस, क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं नीलगिरी की। सो नीलगिरी माउंटेन्स, जिसे हम कहते हैं ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, वो क्या होते हैं? जहाँ से आपका, जैसे साउथ इंडिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ से ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो मिलते हैं आपके, दैट इज द पॉइंट इज नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन यानी कि ब्लू माउंटेन के पास यहाँ पे आके जुड़ते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। दोदा बेटा is the highest point of the नीलगिरी माउंटेन्स। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए, क्योंकि पालनी हिल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, कार्डेमम, अन्नामलाई एंड पालनी हिल्स। आंसर नंबर ए। सो सह्याद्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है आपका। राइस के लिए क्वेश्चन है आपका। राइस जो है, इसके लिए आपको कौन कौन सी जो है मतलब कौन सी जो है सॉइल आपको चाहिए होती है? यस, राइस के लिए
देखिए अगर मैं बात करता हूं राइस के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइस जो है, चावल जो है, आपकी कौन सी फसल है, आपकी खरीफ फसल है। तो डैट मीन्स दिस इज मतलब ये कब होती है आपकी, ये मॉनसून सीजन में उगाई जाती है। और यहाँ पे पानी इनकी जड़ों में यानी कि रूट्स में खड़ा होना चाहिए, रुका होना चाहिए, तभी खरीफ सीजन में, तभी खरीफ फसल कहते हैं और मॉनसून कहते हैं, क्योंकि मॉनसून से नेचुरल पानी ही आता रहता है, उनकी जड़ों में खड़ा ही रहता है पानी। क्लियर। और इसके लिए सॉइल आपको चाहिए होती है मेनली एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी जिसे हम कहते हैं। क्लियर। एलुवियल सॉइल अगर मैं बात करूं, ये वो सॉइल होती है जो कि पर्वतों से जो रिवर्स आती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये बहुत सारी रिवर्स आती हैं आपकी हिमालय से जो निकलती हैं, और पानी निकलता है और मिट्टी लेके आते हैं और हमारे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आके जम जाती है, और वो होती है मेनली एलुवियल सॉइल। तभी आप देखेंगे कि इंडिया के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर क्यों है, क्योंकि एलुवियल सॉइल वहाँ पे देखने को मिलती है। 40% ऑफ द कंट्री एरियाज, 40% हमारे देश का जितना एरिया है उसका 40% जो है एलुवियल सॉइल से आपका घिरा हुआ है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और इसमें राइस है, व्हीट है, ये फसलें आपको देखने को मिलती हैं। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। लेटराइट सॉइल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपका लीचिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। लेटराइट सॉइल में लीचिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक सॉइल है, पानी उसमें फेंका हमने, पानी जो है नीचे टपकता चला जाएगा, अंदर तक चला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड लीचिंग। तो लेटराइट सॉइल में लीचिंग इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। रेड सॉइल रेड इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंतर्गत आयरन देखने को हमें मिलता है। ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, ब्लैक सॉइल को हम और क्या कहते हैं, रेगूर सॉइल के नाम से जानते हैं, और ये हमारी कॉटन की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉटन के लिए आपका रेवोल्यूशन आया था सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। क्लियर। अगर अकेला सिल्वर पूछता तो एग प्रोडक्शन के लिए रेवोल्यूशन था, सिल्वर फाइबर पूछेगा तो आपका कॉटन के लिए। और इसमें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे ही रिटेंशन होती है, जब सूख जाती है तो इसमें क्रैक पड़ने लग जाते हैं, क्रैक्स पड़ने दिखने लग जाएंगे। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। कॉटन की अगर मैं बात करता हूं तो इंडस वैली पीपल जो लोग थे, सबसे पहले कॉटन उन्होंने उगाई थी। क्लियर। और कॉटन के लिए बात करें, गुजरात और महाराष्ट्र में आपके सबसे ज़्यादा सोर्स है कॉटन के लिए। और कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए नमी चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, एलुवियल सॉइल इज द करेक्ट आंसर, एलुवियल सॉइल। चलिए अगला आंसर बताइए। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड द ग्रीनविच मीन टाइम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखिए जी, जीएमटी जो होती है, जीएमटी वो आपका पूरा जो ग्लोब है उसके सेंटर से जब जीएमटी क्रॉस करती है, वो क्रॉस करती है लंदन से। क्लियर। जिसे हम 0 डिग्री के नाम से मापते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे लंबी लाइनें, लंबी लाइनें। ठीक है। जीएमटी को हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। अब उसके बाद छोटी छोटी लाइनें और होती हैं, ऐसी लंबी लाइनें, और ये भी लॉन्गिट्यूड हैं। अगर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है तो उसमें 4 मिनट का आपका गैप होता है। सो जितने लॉन्गिट्यूड बनते चले जाएंगे हम, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग 4-4 मिनट लगाते चले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 4 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही जीएमटी से इंडिया कितनी दूर है, इंडिया दूर है 82.5 डिग्री ईस्ट में इंडिया पड़ता है जीएमटी से। तो 1 डिग्री मैंने बोला था 4 मिनट हो गया। ठीक है। अब जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 330 मिनट बन जाते हैं। जब 330 मिनट को कैलकुलेट करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट बन जाते हैं आपके टोटल। तो इट मींस जो जीएमटी से हमारा देश, हमारा इंडिया कितनी दूर है, लंदन से हम कितनी दूर हैं, 5.5 घंटे दूर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आता है इस चीज में। क्लियर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। The map showing the speciality of the surface of any area, स्पेशलिटी ऑफ एनी एरिया, चाहे आपके एलिवेशंस हो, डिप्रेशंस हो, हिल्स हो, वैलीज हो, व्हाट आर दीज। तो दीज आर कॉल्ड द रिलीफ मैप। चाहे एलिवेशन हो, चाहे डिप्रेशन हो, हिल्स हो, स्लोप हो, स्पेशलिटी बतानी हो सरफेस एरिया की, उस चीज को हम क्या कहते हैं, रिलीफ मैप कहा जाता है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। रिलीफ मैप कहते हैं उसको, आंसर नंबर 1। क्लियर। तो यहां पे देख लीजिए, जहां पे आपकी डिफरेंस बताता रहता है आपका लैंड और जो भी चीजें हैं। क्लियर। एलिवेशन मैप जो बताता है हमें, वो बताता है कि सी लेवल से आप कितना ऊंचे हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना। सो दीज आर द मैप्स, सो दीज आर कॉल्ड रिलीफ मैप्स। चलिए जी अगला आंसर बताइए।
स्टार का जो कलर होता है वो कैसे आता है? स्टार का कलर कैसे आता है? स्टार की बात करते हैं, स्टार होते हैं सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी और सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? दैट मींस ये अपनी लाइट खुद छोड़ते हैं। अगर हम बात करें, हम फिल्म स्टार की बात करते हैं, तो फिल्म स्टार का मतलब यहां पे क्या हो गया? फिल्म स्टार का मतलब हो गया कि वो लाइट छोड़ते हैं, जैसे ही आएंगे तो लोग ऐसे आ जाएंगे, झुंड में आ जाएंगे, तो दे आर कॉल्ड स्टार्स। क्लियर? तो सेम स्टार्स क्या है? सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी है। और इसके अंदर ऊर्जा कैसे आती है? इसके अंदर ऊर्जा इसीलिए आती है क्योंकि स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। पहली बात तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन चलती रहती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और आपकी जो है वहां से आती है एनर्जी। वहां से क्या आती है? एनर्जी। पॉइंट समझ आया? सो दिस इज द कलर। ये इसके कारण होता है, फ्यूजन होती है, रिएक्शन होती है, टेम्परेचर आपका बढ़ता है और वो चमकता है वहां पे तापमान के कारण। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टार का जो कलर आ रहा है वो टेम्परेचर के कारण देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर सी। टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर की यूनिट क्या होते हैं? केल्विन होते हैं, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगेन डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस का वैसे तो मीटर होता है, एक होता है लाइट ईयर यूनिट। लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर वो डाल देगा एग्जामिनर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। क्लियर? किलोमीटर और मीटर का डिफरेंस हमने इसमें बोला है। अब बात क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए लाइट विद इन 1 ईयर। एक साल में कितना लाइट ने डिस्टेंस कवर किया है, तो दिस इज लाइट ईयर। और ऐसे ही एक यूनिट होती है परसेक। Parsec is also the unit of the again distance के। Parsec is equal to 3.26 light year। ये भी आपको याद रखना है। समझ आया? तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो समुद्र की लवणता को मापती है, समुद्र की लवणता के बारे में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है? ओशन सैलिनिटी के बारे में। ओशन सैलिनिटी का मतलब क्या है कि समुद्र के अंदर नमक आ गया है। समुद्र के अंदर नमक जो है वो 35% है, या 35 ग्राम। ये एक आइडियल कंडीशन में होता है, कईयों में ज़्यादा होता है, कईयों में कम होता है, लेकिन मेन एग्जामिनर जो है इंडियन ओशन के ऊपर पूछता है, तो इंडियन ओशन में बिल्कुल एग्जैक्ट आपका क्या देखने को मिलता है? आपका 35% देखने को हमें मिलता है। अब बात यहां पे करते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा फैक्टर कौन सा इन्फ्लुएंस करता है? लैंड इतना इन्फ्लुएंस नहीं करती, विंड, बिल्कुल विंड इन्फ्लुएंस करती है। विंड क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में, आपकी चीजों को ट्रांसफर करने में मदद करती है। फ्रेश वाटर को, नमक वाले जो ताज़ा पानी होता है उसको समुद्र में लेके जाने के लिए मदद कर सकती है और करती भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका रिवर्स का। पॉइंट समझ आया? क्योंकि रिवर में क्या है, रिवर तो फ्लो करेगी, कहां एंड में कहां पे जाएगी? रिवर फ्लो करके अगेन ओशंस में जाएगी, तो उसकी सैलिनिटी को वो कम कर देगी। क्योंकि एक चीज बताओ, एक आपने गिलास पकड़ रखा है, उसमें नमक वाला पानी है और उसमें आपने ताजा पानी डालते चले जा रहे हो, तो उससे क्या होगा? उसकी जो लवणता है, सैलिनिटी है, उसको तो खत्म करते चले जाओगे ना, तो इट में उसकी कम होती चली जाएगी। तो सेम रिवर जो है मेन इन्फ्लुएंस डालते हैं ओशन सैलिनिटी को कम करने के लिए। अदरवाइज विंड भी करती है, ये याद रखना। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में किसका टिक करेंगे हम? रिवर्स को टिक करेंगे। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। क्लियर? अगेन सैलिनिटी की बात आई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो सैलाइन प्लांट होते हैं, जो नमक में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। हेलोफाइट्स के नाम से हम उसको जानते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? ये याद रखना। और सैलाइन जब आएगा, सैलिनिटी जब आएगी, तो उसके पानी की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ये याद रखना। सैलिनिटी जब आएगी तो पानी की डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर आप नॉर्मल पानी को गर्म करते हो और एक समुद्र के पानी को गर्म करते हो, तो कौन सा पानी जल्दी गर्म होगा? समुद्र वाला पानी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंप्योरिटीज देखने को मिलती हैं, नमक है, तो वो सब चीज़ों के कारण जो है उसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी जल्दी राइज हो जाएगा। सो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये साइंस का भी क्वेश्चन मैंने बीच में डाल दिया आपको। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला आंसर बताइए। रेल व्हील फैक्ट्री जो है आपकी कहां पे है? रेल व्हील फैक्ट्री, यस, रेल व्हील फैक्ट्री जो है यहां पे किस जगह के ऊपर देखने को मिलती है? यस बताइए जी। तो दिस इज लोकेटेड इन द बेंगलुरु। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसरो के भी हेडक्वार्टर हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, और बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसरो में आपके जो है 15 अगस्त 1969 को ये बना था।
15 अगस्त 1969 को। रेल व्हील फैक्ट्री इज इन द बेंगलुरु। अगर आपसे पूछा जाए रेल कोच फैक्ट्री, सो दिस इज इन द कपूरथला पंजाब, क्लियर। इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री, तो वो देखने को मिलेगा हमें पेरम्बूर में, सो दिस इज इन द तमिलनाडु। पॉइंट समझ आया, ये याद रखना। अब यहां पे जो एरिया है जैसे कोलकाता में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स देखने को हमें मिलता है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ये याद रखने हैं पॉइंट आपको। आंसर नंबर सी, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला पॉइंट बताइए, इनमें ऐसा कौन सा समुद्र है, ओशन जो है, जहां पे आपका सारगासो सी देखने को मिलता है। मतलब इनमें से कौन सा ओशन है जो कि आपका सारगासो सागर है, सारगासो सी। सो व्हाट इज दिस, सारगासो सी, यस बताएंगे कहां पे है ये। सो दिस इज लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अटलांटिक ओशन वो ओशन है जहां पे सबसे ज्यादा जो है बिजिएस्ट ओशन है, सबसे ज्यादा ट्रेड देखने को आपको मिलता है यहाँ पे। मिड अटलांटिक रिज जो है इसमें क्रॉस करती है सेंटर में। पैसिफिक ओशन की बात करें, सबसे बड़ा ओशन है, सबसे यहाँ पे वॉल्केनोज वगैरह आते रहते हैं और यहाँ पे हमें रिंग ऑफ फायर देखने को हमें मिलती है, वॉल्केनो अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। आर्कटिक ओशन में एक ऐसी जगह है साइबेरिया, आर्कटिक ओशन में एक जगह है साइबेरिया जहाँ के कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है सबसे बड़ी देखने को आपको मिलती है, सबसे वाइडेस्ट देखने को मिलती है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है ये ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स जो भी आपने समुद्र से इकट्ठा करना होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से देखने को हमें मिलता है, क्लियर। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन जो किसी का मतलब ऐसा ओशन जो है मतलब किसी कंट्री के नाम के ऊपर है, इंडियन ओशन, क्लियर। ये याद रखना। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए, clear. So here is the Sargasso Sea. Sargasso Sea is in the Atlantic Ocean and that is in the North Atlantic Ocean. Clear हो गया आप लोगों को, ये याद रखना। अगर मैं Sargasso Sea की बात करता हूं तो नॉर्थ में, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अगर आपसे पेपर में पूछा कि ये किस से चीज से बाउंड है तो आप कहेंगे कि नॉर्थ में किससे बाउंड है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से। और ईस्टर्न डायरेक्शन में किसके साथ बाउंड है, कैनरी करंट से बाउंड है। ये पेपर में आ सकता है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीजें हैं आपकी, क्लियर। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपका नॉर्थ में है, कैनरी करंट जो है आपका ईस्ट में देखने को मिलता है, और यहां पे आपका देखने को मिलता है वेस्ट में गल्फ स्ट्रीम जो है आपकी वेस्ट में देखने को मिलती है। एंड अगेन साउथ में अगर मैं बात करता हूं यहां पे, सो दिस इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहां पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा बट अदरवाइज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखने को हमें मिलता है यहां पे साउथ में। तो आपको मैंने सारी जगह पे बता दिया कौन कौन से करंट आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक इन नॉर्थ, ईस्ट में कैनरी करंट, वेस्ट में आपका गल्फ स्ट्रीम एंड साउथ में आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और एक ऐसा सी है जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है, एक ऐसा सी है इसकी कोई भी कोस्ट लाइन देखने को हमें नहीं मिलती। चलिए अगला आंसर बताइए। डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और ये हमें देखने को मिलता है गुजरात कोस्ट के पास। गुजरात कोस्ट के पास हमें देखने को मिलता है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द ये डिस्प्यूटेड एरिया? सो दैट इज कॉल्ड सर क्रीक। सबको पता है ये, तो सर क्रीक में डिफरेंस आपका देखने को मिलेगा। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, क्लियर। यहां पे गल्फ लिखे गए हैं, गल्फ से मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, गल्फ के अंतर्गत जो है आपके कोरल्स देखने को मिलते हैं। सो कोरल्स देखने को मिलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ में, क्लियर, गल्फ ऑफ खंबात, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो यहां पे आपको देखने को मिलते हैं, दे आर द कोरल्स। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। हियर इज द सर क्रीक, हियर इज द सर क्रीक बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। अगला बताइए। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सह्याद्री किसे कहते हैं? वेस्टर्न घाट को। ओरोग्राफिक रेनफॉल, माउंटेन से टकरा के, साउथ वेस्ट मानसून, क्लियर, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी अभी। ईस्टर्न घाट भी हमने डिस्कस किया था। शिवालिक आपकी हिमालयस की एक रेंज है, विंध्या रेंज है, सतपुड़ा और विंध्यास के बीच में एक नदी बहती है जिसे हम क्या कहते हैं? नर्मदा, नर्मदा रिवर, जो कि अमरकंटक प्लेटू से स्टार्ट होती है जबलपुर के अंतर्गत और ये बनाती है मार्बल फॉल्स।
मार्बल फॉल्स बनाती है, धुआंधार फॉल्स बनाती है, और विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में जब बहती है तो रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बना के और कहाँ गिर जाती है, आपके अरब सागर में। और अरब सागर में जब गिरती है तो यहाँ पे अरब सागर में 4 नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। दे आर कॉल्ड डेट इज नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। ये सब पता होगा आप लोगों को। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। कैपिटल ऑफ रवांडा। ये ना आपको लगता बड़ा सिंपल सा होगा, अरे ये थोड़ा आएगा पेपर में क्वेश्चन, ऐसे लगता होगा आपको, काफ़ी बच्चों को लगता होगा कि ऐसे भी थोड़ा पेपर में क्वेश्चन आते होंगे, कैपिटल ऑफ रवांडा पूछ लेंगे। रवांडा पेपर में पूछा गया है। सो दिस इज इन द किगाली। कैपिटल ऑफ रवांडा इज द जो है आपकी दैट इज किगाली। एंड लिब्रविले इज द कैपिटल ऑफ गैबॉन। ये गैबॉन की कैपिटल है। और बता सकते हैं कोपेनहेगन, बता सकते हैं आप लोग। यस, कोपेनहेगन इज द डेनमार्क कैपिटल। डेनमार्क की कैपिटल है ये। क्लियर। चलो बोगोटा बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि बोगोटा क्या है। आप तो क्या बताओगे यार, कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। क्लियर हो गया आप लोगों को। ऐसा लैटिट्यूड जो कि हमारा सिक्किम से पास करता है, वो कहाँ से पास करता है? सिक्किम से पास करने वाला लैटिट्यूड कौन सा है, जल्दी से जल्दी बताइए। यस, सिक्किम से जो लैटिट्यूड पास करता है 27 डिग्री और 28 डिग्री पास करता है आपका। ठीक है। और इसमें जो आपका पार्ट है, जैसे कि राजस्थान वाला पार्ट, राजस्थान वाला जो पार्ट करता है, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया है राजस्थान इंडिया में, एरिया वाइज स्टेट सबसे बड़ी राजस्थान है, तो यहाँ पे आपका 27 से 30 डिग्री तक जो है क्रॉस करता है। तो डैट मीन्स सेम ही पास करेगा सिक्किम में भी। क्लियर हो गया आप लोगों को। इट्स 23 से 30। ठीक है, 23 से 30 पास करता है राजस्थान में, और सिक्किम में पास करता है 27-28। तो ऑब्वियसली बात है, जो राजस्थान से पास कर रहा होगा वही आपका यहाँ से पास कर रहा होगा सिक्किम से। सिक्किम जो है पहली ऑर्गेनिक स्टेट है हमारे भारत देश की। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है चीज़ें जो खाद वगैरह से बनाई जाती हैं। पहला ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट, मतलब खुले में शौच ना करने वाली स्टेट बनी थी ये। सिक्किम हमारे भारत देश का 22वां राज्य बना था। क्लियर। एक अमेंडमेंट हुई थी 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग, ये याद रखना, ईयर 1975 हो गया। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। सबसे ऊंची चोटी सिक्किम की कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को हमें मिलती है, और ये मिक्स्ड साइट है, नेचुरल प्लस कल्चरल साइट है ये। क्लियर। और राजस्थान की बात करें, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवला देव नेशनल पार्क है, और यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व वगैरह देखने को हमें मिलते हैं। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। सो हियर इज द राजस्थान। क्लियर। एंड हियर इज द सिक्किम वाला पार्ट। तो यहाँ से क्रॉस करती है आपकी लैटिट्यूड्स। अगेन लैटिट्यूड क्या होते हैं? ऐसी लंबी लाइनें, लेटी हुई लाइनें, और 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये 1 डिग्री का डिफरेंस होगा ना, 1 डिग्री बराबर इज 111 किलोमीटर का डिस्टेंस, याद रखना। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। यस, नाथुला, जेलपला सिक्किम में देखने को आपको मिलता है। दर्रा, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। रणथंभौर आपका राजस्थान में है, बिल्कुल रणथंभौर राजस्थान में है। चलिए अगला आंसर बताइए। विच इज राइसिनिया हिल्स। राइसिनिया हिल्स कहाँ पे हैं? राइसिनिया हिल्स कहाँ पे हैं? ये दिल्ली में, जहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे। क्लियर। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति भवन के पास है आपकी राइसिनिया हिल्स। सो हियर इज द हिल्स एंड यहाँ पे है आपका राष्ट्रपति भवन। अगला बताइए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सी रिवर जो है बाहर से आके क्रॉस करती है, और वो कौन सी रिवर है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिवर जो क्रॉस करती है और भारत देश में आती है, एक्चुअली वो स्टार्ट होती है चमयंगदंग ग्लेशियर से। चमयंगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है यहाँ से, और इसको यारलंग सेंगपो के नाम से जानते हैं रिवर को। यारलंग सेंगपो तिब्बत में जैसे ये आई, और इंडिया का जो ईस्टर्न एंकर है दैट इज नामचा बारवा, वहाँ से क्रॉस करती है। नामचा बारवा के मतलब वहाँ से क्रॉस करके इंडिया में जब आती है, वो एंटर होती है आपके अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर। पहले इसको सियांग रिवर कहते हैं, फिर जैसे ही इंडिया में आ जाती है तो इसको दिहांग कहते हैं, और ये असम में आती है। असम में जब आती है तो असम में एक आपका मजूली आइलैंड बनाया जाता है यहाँ पे, और ये मजूली आइलैंड रिवर्स द्वारा बनाया जाता है, दिहांग द्वारा, दिबांग द्वारा। क्लियर। सुबानसरी रिवर होती है, सुबानसरी, लोहित, कामेंग,
सो ये रिवर्स क्या बनाती हैं, रिवराइन आइलैंड बना लेती हैं, एंड दैट इज द मजूली आइलैंड, जो असम में फिर जाके जो है ये गंगा रिवर के साथ मिलती हैं और बना लेती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। सो आंसर नंबर क्या बनेगा, ब्रह्मपुत्र इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र इज द राइट वन, आंसर नंबर ए। क्लियर। कोसी रिवर की बात करते हैं तो इसे हम बिहार का शोक कहा जाता है, द सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। गंगा रिवर की बात करता हूं तो ये स्टार्ट कहां से होती है, देवप्रयाग से स्टार्ट होती है, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा आके मिलते हैं। देवप्रयाग से स्टार्ट होती है और रिवर गंगा 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अगेन उत्तराखंड से, देन यूपी, देन बिहार, फिर उसके बाद झारखंड, देन उसके बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में ये बना लेती है डेल्टा, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्लियर। सो गंडक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र इज द राइट वन। चलिए जी अगला आंसर बताइए। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था, ये क्वेश्चन भी हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर लिया था। देखिए मैंने हमेशा आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करनी। चलिए जी, क्वेश्चन है रेड सॉइल रेड क्यों होती है, आपको बताया था मैंने, दिस इज ड्यू टू द आयरन पिगमेंट। आयरन के कारण, लोहे के कारण जो है ये लाल कलर आता है, और इसमें जो है पोटाश और पोटाशियम बहुत ज़्यादा रिच होता है, पोटाश और पोटाशियम बहुत ज़्यादा रिच होता है, ये याद रखना है आपको। क्लियर। बहुत ज़्यादा रिच होता है यहाँ पे। और अगर इसमें पुअर पूछा कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती, लाइम नहीं होता, पुअर होता है, मैग्नीशिया नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, ह्यूमस नहीं होता, ठीक है, मतलब कम होता है, ये सभी चीज़ें इसमें कम देखने को मिलती हैं, और सबसे ज़्यादा पोटाश और पोटाशियम देखने को हमें मिलता है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, ये याद रखना। और फॉस्फोरस की अगर बात पूछी जाए तो फॉस्फोरस भी आपका कम होता है, इसमें फॉस्फोरस भी जो है कम होता है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, दैट इज सी, आयरन इज द करेक्ट आंसर, आयरन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। कोई एग्जाम पेपर डाउट्स हो तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आप ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 MCQ कोर्स। और इस कोर्स के अंतर्गत चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के भी हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इस 10,000 MCQ कोर्स में। और प्लस यहाँ पे वो क्वेश्चन तो है ही है, स्पेशल फोल्डर्स बनाए गए हैं आपके एग्जाम को स्पेसिफिक चीज़ों को बताते हुए, जिसमें आपकी मैक्सिमम रिविजन होती हैं। एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले पढ़ के जाने ही होते हैं आपको ये चीज़ें। मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट आपको देखने को मिलता है, यूपी की जीके, बिहार जीके, एमपी जीके, ये सब चीज़ें इसमें हमने कवर कर रखी हैं। और ये चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं और इसमें कोड लगा सकते हैं विपन 33। अगर ये कोड लगाते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। जीएस कोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें स्टडी करी हैं। इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं, स्टडी IQ ऐप पे, जहाँ हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इस चीज़ को ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, वी ऑल का बटन। इस वी ऑल के बटन को दबाना, जीएस कोर्स और 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हैं और प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है आपने कोर्स कैसे देखना है, तो आपने गूगल पे डालना है ऐसे StudiiQ, ठीक है। यहाँ पे तो लगा डाला नहीं, बट अदरवाइज बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको डालना है StudiiQ, बस इतना डाल देंगे। जैसे गूगल आप सर्च करेंगे तो आपको ऊपर नजर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करेंगे पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू लर्न, यहाँ पे आपने क्या डाल देना है, 10,000, बस 10,000 डालेंगे तो जहाँ पे आपको कोर्स मेरा सीधा नजर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे आपको ऐसे कोर्स नजर आ जाएगा ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए जी, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे आपने studiiq.com खोला, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बाय नाउ का बटन आएगा आपका, तो यहाँ पे आपको डाल देना है विपन 33। तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आपका गिवन है 33% डिस्काउंट। और यहाँ पे वीडियोस हैं 610 वीडियोस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर रखी हैं। तो यहाँ पे ए और दिखाता हूँ मैं आपको कोर्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी हैं। चाहे आपका इंडिया का कोई भी एग्जाम है, आपका उसमें आपको ये हेल्प करेगी। ये यहाँ पे देखिए जी, सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आपकी, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी हमने डिस्कस कर रखी है, ओशियनोग्राफी के मैंने 9 पार्ट डिस्कस किए हैं, और क्लाइमेटोलॉजी के 4 पार्ट हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के आपके अगेन जियोमॉर्फोलॉजी एंड सोलर सिस्टम के 15 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। इंडियन ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चर, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब चीज़ें, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके इस तरीके के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। और अगेन यहाँ पे सारे के सारे आपके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, चाहे आपका फिजिक्स हो, आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी हो, कोई भी चीज़ें देखने को मिलें। इसके अलावा जो मैंने स्पेशल फोल्डर्स की बात करी है आपके साथ, तो वो ये हैं स्पेशल फोल्डर्स, जैसे कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जीके, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जीके, एमपी पीसीएस के क्वेश्चन, बिहार जीके, बिहार पीसीएस के क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। क्लियर। ऐसे ही अगेन जो है आप जैसे त्रिपुरा के, जम्मू कश्मीर के स्टैटिक जीके, एसएससी रेलवे, सीडीएस, सीपीएफ, एफकैट के, पंजाब एग्जाम के, पंजाब कोऑपरेटिव एग्जाम, उड़ीसा, आईसीएआर के लिए, तो ये सब चीज़ें हमने इसमें कवर करी हैं। जैसे 2021 के क्वेश्चन, क्विज हो गया, रिवीजन के लिए एमसीक्यूज हो गया, मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। क्लियर। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करके जरूर जाना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मॉक टेस्ट हमने बहुत सारे डाल रखे हैं मैंने मॉक टेस्ट। क्लियर। और मैं हर सैटरडे इसका टेस्ट लेता रहता हूँ ताकि आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। तो गाइज ये चीज़ों को फॉलो करना है आपको, और सब चीज़ें आपकी गिवन है 10,000 MCQ कोर्स के अंतर्गत। क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, और ये सब चीज़ों की रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रेपरेशन में आगे बढ़ें। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।